नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। आज यानी 1 अप्रैल की पहली तारीख और वित्तीय वर्ष का भी आगाज हो चुका है। और इसी वित्तीय वर्ष के आगाज के साथ ही कुछ महंगाई का भी अतिरिक्त बोझ बढ़ा है, या यूं कहें कि कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ महंगी हुई हैं। लेकिन अगर हम आम रोजमर्रा की चीजों की बात करें जिनसे हर रोज लोगों का पाला पड़ता है, मसलन चाहे वो दवाई हो या फिर बच्चों की स्कूल की फीस हो, एडमिशन फीस हो, या फिर उत्तर पुस्तिकाएं या फिर कॉपीज, अन्य, ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो अब महंगी हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अब ये अप्रैल माह जो आया है, आज पहले दिन से ही आगाज हुआ है, ये तमाम सारी अब दिक्कतें भी लेकर आया है, या यूं कहें कि अब आपकी जेब जो है वो अब ज्यादा भारी पड़ेगी और साफ तौर पर जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से कई जगह पेट्रोल भी अब महंगा हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी किस तरीके से महंगी होगी। और जाहिर सी बात है कि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो अन्य चीजों पर, या यूं कहें कि पूरे सिस्टम पर, तमाम सारी चीजों पर सीधा असर पड़ता है। तो ऐसे में फिलहाल महंगाई को लेकर के आम आदमी पहले से ही मार झेल रहा था, जिसके चलते अब एक और महंगाई का झटका लगा है, वो भी 1 अप्रैल से, आज 1 अप्रैल से। महंगाई से कैसे राहत मिलेगी, क्या कुछ प्लान है, विपक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सवाल कि विपक्ष अब किस तरीके से इस बढ़ती महंगाई को लेकर के मुद्दा बना रहा है और प्रदर्शन कर रहा है। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जिनसे हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी के भी जुड़ेंगे, और समीर सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विकास जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अविनाश चंद्र जी हैं, आर्थिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और प्रशांत कुमार उमराव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। प्रशांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत जी, मैं सबसे पहले आपसे याद चाहूंगा, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, लेकिन मेरे सवाल 1 अप्रैल वाले नहीं रहेंगे, वो मेरे आमजन से ही जुड़े रहेंगे। प्रशांत जी, महंगाई को लेकर के पहले ही आम आदमी किस तरीके से परेशान था, लेकिन अब टोल भी महंगा हो गया, दवाइयों पर भी टैक्स किस तरीके से 10 से 12% तक महंगाई बढ़ गई है, किताब कॉपियों पर किस तरीके से जो है दरें वो बढ़ी हैं। महंगाई महंगाई और महंगाई, आम आदमी को फिर कैसे फिर राहत मिलेगी? देखिए, बजट में जो चीजें व्यवस्थाएं लागू हुई थी, कुछ चीजें सस्ती हुई थी, कुछ चीजें महंगी हुई थी। वो हर साल हर बजट में चीजें होती हैं, चाहे केंद्रीय बजट हो या प्रदेश का जो बजट हो, उसी आधार पर नई दरें उत्तर प्रदेश में भी लागू होंगी। जी, तो फिलहाल महंगाई की जो है नई दरें किस तरीके से लागू हुई हैं, अब बताया कि उन्होंने। समीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार किस तरीके से विपक्ष के तौर पर अगर मैं भूमिका की बात करूं, तो किस तरीके से इस बढ़ती महंगाई को लेकर के विपक्ष आवाज बन रहा है आम जनता की? आलोक जी, अगर हम पिछले 6 साल का कार्यकाल देखें भारतीय जनता पार्टी का, या केंद्र में 9 साल की सरकार हो गई है, इसमें हम देखें कि जो पूरा विपक्ष है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठा रही है। जितने भी विपक्षी दल हैं वो कभी पार्लियामेंट में, कभी इंडिविजुअल जो स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ पे, सड़कों पे आए दिन महंगाई का मुद्दा उठाती रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने जवाब भी सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उससे समझ में आता है कि महंगाई इनके लिए मुद्दा है कि नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है कि हर वित्तीय वर्ष में कुछ ना कुछ, चाहे केंद्र हो, चाहे सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो, कुछ नए स्कीम्स आती हैं, या फिर ये कहें कि महंगाई की दरें बढ़ जाती हैं। तो अगर जब किसी जो हमारी सरकारें हैं, अगर सरकारों का इस चीज़ पे कोई इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अगर महंगाई हो रही है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अगर जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों वाले सामान हैं, चाहे हमने देखा कि कितनी बार ऐसा हुआ कि जो आम चीज़ें हैं, जैसे अभी भी कुछ समय पहले देखा कि डेयरी प्रोडक्ट्स में पहली बार जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया। और अभी अगर हम इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो जैसे आपने भी बताया कि टोल से जो सड़क से यात्री सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो कार कर रहे हों, चाहे वो बसों कर रहे हों, उनमें यात्रियों के लिए महंगा हो गया। चाहे आपने देखा कि कॉपी किताबों के दाम 10 से 15% तक बढ़ गए। और ये तब जब आज योगी आदित्यनाथ जी स्कूल चलो अभियान की एक कार्यक्रम कर रहे हैं लोक भवन में,
तो देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि चलिए स्कूल चले, हम स्कूल का अभियान करें, लोगों को, बच्चों को लेकिन स्कूल की मुख्यमंत्री याद ने तो कर- कहा और साफ तौर पर दूसरी पिछली तरफ सरकारों में देखिए जो इंतजाम थे जो, लेकिन अब देखिए कितनी बेहतर व्यवस्था है, चुस्त दुरुस्त है। अब वो सारी जो पाठ्य सामग्री है वो भी किस तरीके से मुहैया करा रहे हैं। खैर, इस पर भी मैं बात करूंगा। मैं विकास जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस आम जनता के साथ इसमें है। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों का प्रदर्शन, आप लोगों की मेहनत क्या जो सत्ता पक्ष है वो सुन नहीं रहा है या उनके भी अनदेखी कर रहा है, जबकि आप लोग आम जनमानस के साथ होने का वादा करते हैं? देखिए, देश के सभी अर्थशास्त्री समझते हैं, जानते हैं, और देश का आम जनमानस भी जानता है कि मोदी सरकार के इन 9 सालों में उसको क्या मिला, उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में योगी सरकार में उसको क्या मिला। जो सच्चाई है वो देश के सामने है। 27 करोड़ लोगों को यूपीए की मनमोहन सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, और इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने 33 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के अंदर समाहित कर दिया। मूल कारण है नोटबंदी, गलत जीएसटी, तमाम सारी आर्थिक नीतियां, जिसकी वजह से आज भारत जो है फिर से अपनी उसी पुरानी दशा में पहुंच रहा है। अटल सरकार के दौर में या उसके भी पहले की दौर में तो आपने देखा किस तरह भारत उठ रहा था, किस तरह उसका आर्थिक विकास हो रहा था। पर अटल सरकार में भी पेट्रोलियम नीति को लेकर के, सब्सिडी को लेकर षड्यंत्र हुआ। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसकी नीतियां अर्थ क्षेत्र में लगातार विरोधियां रही। उन्होंने नौकरियों से लोगों को बाहर निकालने का काम किया, रोजगार के अवसर समाप्त किए। आज बुरी से बुरी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को, और आरोप क्या, अरे कोरोना काल था, कोरोना काल के 3 साल में शराब का रेट देख लीजिए, महंगी लग्जरियस गाड़ियों का रेट देख लीजिए, और इतना बुरा दौर भारत में कभी नहीं देखा। आजादी के बाद का बेरोजगारी का सबसे बुरा दौर देखने को मिल रहा है जी। कोरोना का बहाना आखिर कब तक प्रधानमंत्री, जो मनरेगा जैसी योजना है उसका 33% बजट काट लिया गया, जो कोरोना काल में भी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला, उन ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ इतना सौतेला व्यवहार। जनता की गर्दन दबा देना चाहते हैं, उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को अडानी लूट लिया। एसबीआई और एलआईसी खतरे में है। भारत के सरकार के प्रधानमंत्री की नीति और नियति दोनों पर अगर सवाल उठता है तो संसद से बाहर करने सवाल उठाए। मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था, आपने सवाल उठाए, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष की आवाज बनकर के आप कितना जनता के बीच प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, बड़ी बात। इस पर भी मैं सवाल लूंगा। चलिए, मैं अब अविनाश चंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, आर्थिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। अविनाश जी, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। राजनीतिक दलों की आपने बात सुनी, लगातार कुल मिलाकर के जब आर्थिक नीतियों की बात की जा रही है, आपको किस तरह से लग रहा है कि आर्थिक नीतियां क्या सही हैं, क्या गलत है, और किस पर मंथन होना चाहिए, किस तरीके की होना चाहिए? जरा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एज एक्सपर्ट है आप। नमस्कार आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे समय देने के लिए। देखिए, जब हम बात करते हैं आर्थिक नीतियों की, और जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज 1 अप्रैल है और एक नई जो व्यवस्था होती है, वित्तीय व्यवस्था, वो शुरू होती है। महंगाई, देखिए, महंगाई 2 तरीके की होती है, और एक होती है प्लान और एक होती है अनप्लान। अनप्लान में हम देखते हैं कि बाजार में जो भी चीजें पूर्ति और मांग के हिसाब से तय होती हैं। अगर मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं। कभी आपूर्ति ज्यादा है और मांग कम है तो वस्तुओं के भाव कम होती है। तो ये होती है अनप्लान, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक, ये सारी चीजें। जैसे अभी मान लीजिए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे जो कमोडिटीज हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। वो एक है अनप्लान। एक होती है प्लान चीजें, जिसमें सरकार 2 तरीके से प्लान करती है। एक तो उसे कहाँ से राजस्व प्राप्त करना है, दूसरी चीज ये कि वो क्या चाहती है कि जनता इस्तेमाल करे ज्यादा से ज्यादा, और क्या जनता इस्तेमाल करने में कटौती करे, जैसे कि सोने का। तो जैसे हम सभी लोगों को पता है कि जब कोई देश विदेशी व्यापार करता है, जैसे मान लीजिए हम पेट्रोल खरीदते हैं किसी दूसरी कंट्री से,
तो हम उसे डॉलर में पे करते हैं, यानी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर फर्क पड़ता है। तो सरकारें हमेशा ये कोशिश करती हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा या तो अपने करेंसी में हम उनसे ट्रांजैक्शन करें या फिर हम उनको हतोत्साहित करें उसके इस्तेमाल। तो अभी सरकार ने, अगर आप देखेंगे तो 3-4 मेजर स्टेप लिए हैं, जैसे विदेशी आयातित अगर चिमनी है जो हम घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं उस पर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं जो हमारे देश में बन रहे हैं उस पर तो सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन अगर विदेशों से हम आयातित कर रहे हैं उस पर भी, अगर 3000 सीसी से ऊपर के अगर व्हीकल्स हैं अगर हम उनको आयात कर रहे हैं तो उस पर टैक्स बढ़ाया है। इसी तरीके से सोने पे टैक्स बढ़ाया है कि हमें विदेशों से सोना खरीदने से हमें, क्योंकि डॉलर में पे करना होता है और सरकार नहीं चाहती है उससे ज्यादा डॉलर पे करना पड़े, और अगर उस पर कोई बोझ पड़ रहा है तो वो लोगों के ऊपर उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। तो नीतियां ये होती हैं जी। अविनाश जी, जब हम आम आदमी की तरफ से अगर सवाल पूछे तो जो सोने की बात, थोड़ी देर को सोना को हटा देते हैं, लेकिन जो मूलभूत जरूरतें हैं जैसे कि बिजली को लेकर के बात करें, पानी को लेकर के बात करें, उनमें क्या कुछ ऐसे प्रावधान नहीं है? जब हम नीतियों को लेकर के बात कर रहे हैं तो कुछ सब्सिडी दे करके इन चीजों पे दाम कम से कम नहीं बढ़ाए जाए? देखिए, बिल्कुल आम जनता जो है उसको राहत मिलनी चाहिए जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि सब्सिडी देके, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। मेरा मानना ये है कि हम, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मांग और आपूर्ति वाली चीजें हैं, तो आप मांग के हिसाब से आपूर्ति को बढ़ाइए ताकि जो कमोडिटी है उसकी कीमत अपने आप कम हो। आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो मैं सब्सिडी देके चीजों को सस्ता करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इस फील्ड में आए और वो आपस में कॉम्पिटिशन करें और वो, चलिए, व्यवस्था ऐसी हो, सिस्टम ऐसा हो। प्रशांत कुमार उमराव जी, देखिए एक्सपर्ट अविनाश जी ने भी साफ तौर पर कहा कि व्यवस्था ऐसी हो, सिस्टम ऐसा हो जिससे आम आदमी को राहत मिले। लेकिन यहाँ पर महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, या यूं कहें कि उमराव जी, बहुत जिम्मेदारी से मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, दर्द पे दर्द दिए जा रहे हैं। और अगर हम दवा की बात करें, दवा पे देखिए 12% की देखिए दर से बढ़ गई रेट उसके। नहीं, देखिए कोई दर्द नहीं दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सबसे अधिक गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन की बात हो, उनके लिए आवास, हर घर नल, और दवाइयां जो सस्ती दवाइयां उनको दी जा रही हैं। सभी चीजें जनता के लिए की जा रही हैं। और कुछ चीजें जो रूटीन में है वो महंगी होती हैं। अगर आप टोल की बात करें तो उसके एवज में आज एक्सप्रेस वे, हाईवे बढ़ रहे हैं। अगर सड़कें अच्छी होती तो कहीं ना कहीं उसका पेट्रोल भी, उसका जो कंजम्पशन होता है वो कम होता है। और जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, आज अगर पूरे ग्लोबली अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें जी, तो बहुत सारे नहीं, प्रशांत जी आपने कहा इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, क्या माहौल बनाया जा रहा है? अभी तो मैंने किसी विपक्ष का कोई वर्जन लिया ही नहीं। सवाल ये कि आम आदमी सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहा है, और महंगाई का आम आदमी का कनेक्शन किस तरीके से जुड़ा। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम जन को लेकर के बात कर रहा हूं, इसी पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, अगर बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से अगर हम कंपेयर करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्टेबल है। जहां अमेरिका में 6 बैंक उनके डूब गए, खाद्यान्न संकट कई देशों में पड़ा हुआ स्थितियां हैं, भारत को गेहूं निर्यात करना पड़ रहा है। भारत में जबकि ऐसी भुखमरी जैसी स्थिति नहीं है, कहीं कोई आम जन को ऐसी कोई समस्या या किसी जो जरूरत की सामान की ऐसी कोई कमी जैसी बात नहीं है। आज जो विश्व के 35 देश जो है भारत में इसमें यूपीआई में ट्रांजेक्शन करने के लिए, भारतीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए तैयार हैं जी। तो ये जो भारत की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है उसी का परिणाम है जी। अच्छा, जिस परिणाम को लेकर के आप बात कर रहे हैं प्रशांत जी, सीधे सीधे हमेशा विपक्ष आप पर यह आरोप लगाता है, आप लोगों पर, कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए तमाम सारी ये योजनाएं हैं, लेकिन और अब जो महंगाई जो बढ़ रही है ये भी कहीं ना कहीं उसी की एक वानगी देखी जा रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कहने का मौका मिला है। और इसीलिए मैंने आपसे बड़ी बेबाकी से सवाल पूछ रहा हूं प्रशांत जी। देखिए, जो देश की जो अर्थव्यवस्था चलती है उसमें उद्योगपतियों का भी एक बड़ा रोल होता है। जो हमें कॉर्पोरेट, जो हमारा टैक्स जो कुल प्राप्त होता है देश का बजट में, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स का भी बड़ा रोल होता है। तो हमें कभी उद्योगपतियों को हम कोई उसको दुश्मन की नजर से नहीं देखना चाहिए। दुश्मन जो उद्योगपति कोई भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए नहीं है। उद्योगपति तो अपनी मेहनत से चाहे किसी भी समय रहे, सभी रहें,
लेकिन ये एक कम्युनिस्ट मानसिकता है कि पहले जैसी तरीके से अडानी और जैसे आज अडानी अंबानी को गाली दी जा रही, पहले टाटा बिरला को गाली देते। भाई वो देश में मेहनत करके अपने कानून का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। अगर सब लाखों करोड़ लोगों को रोजगार देने से क्या समस्या है? आज जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो क्या कभी उन्होंने हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, ये सारी विदेशी कंपनियां सवाल उठाया? कभी उनके मालिक का नाम आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान लीवर के मालिक का नाम कौन है? तो उन पर तो आप सवाल नहीं उठाए। लेकिन जो भारत का जो व्यापारी है, भारत के लोगों को रोजगार दे रहा है, अगर कोई भारत का व्यापारी बढ़ रहा है, वो वर्ल्ड के टॉप 3 टॉप 5 यानी कि विपक्ष भी अब गर्व का विषय होना चाहिए। ये स्वीकार कर ले कि महंगाई इसी तरीके से बढ़ना और इसी तरीके से आपको जनता की आवाज बन के सामने आना है, प्रदर्शन करना है। क्यों विकास जी? देखिए, जो हमारा आर्थिक मॉडल है उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने किया, कांग्रेस यूपीए ने। पर आज का जो है, क्योंकि हमारा मकसद था कि आखिरी व्यक्ति तक को लाभ मिले, पर आज ये फाशिस्टवादी सोच के लोग जो है देश में नफरत के दम पर, धर्म जात के नाम पर सरकार तो बना लेते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हैं, उसका इनको अहंकार भी होता है। उसी नीतियों को लगातार वो तोड़ते मोड़ते हैं। आज वो बता रहे हैं कि उनका जो विकास का मॉडल है, अरे जीडीपी ग्रोथ को छोड़ दीजिए, आम जनमानस के घर में क्या मिल रहा है, दूध का पैकेट का रेट क्या है, जो राशन आटा यूज हो रहा है खरीद के जो खा रहा है उससे पूछिए ना। मनमोहन सरकार ने जो एक मॉडल दिया था अर्थशास्त्र में, जो भारत का अर्थशास्त्र जिसको पूरे विश्व ने स्वीकारा, उसमें मिडिल क्लास को मुख्य धारा में, बड़ा वर्ग जो था एक मिडिल क्लास, उसको मुख्य धारा में लाया। पर आज क्या हो रहा है, मिडिल क्लास को लोअर इनकम ग्रुप में ट्रांसफर किया जा रहा है और लगातार, और लोअर इनकम ग्रुप जो है उसको पॉवर्टी की ओर ढकेल दिया गया है। बहाने दूसरे देश का उदाहरण देना है। प्रधानमंत्री, गौरवशाली प्रधानमंत्री इस देश के बने हो, 140 करोड़ की जनता ने आपको धर्म के ही नाम पे दिया, पर डिलीवरी तो देना पड़ेगा ना। आप बता रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, भारत की आबादी कितनी है? अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी राशन पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब कि आपने उनका आत्मबल, स्वावलंबन को मार दिया धर्म जात के नाम पर। और आज आप इसी पर गर्वान्वित महसूस करो। इससे बड़ा वैश्विक अपमान भारत का नहीं हो सकता कि 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर डिपेंड है। आपकी सरकार की सबसे बड़ी अक्षमता है ये। तो आपका क्या मानना है कि आप सुझाव भी आज मैं आपसे इस फोरम पे आमंत्रित करता हूं कि किस तरीके की कार्य योजना पर मूर्त रूप देना चाहिए सरकार को? जी देखिए, एमएसई के नाम पर लगातार घोटाला किया है सरकार ने। 76% लघु उद्योग धंधे घाटे में चल रहे हैं या बंद हो गए। मोदी सरकार ने लघु उद्योगों को, छोटे धंधों को कुठाराघात किया है, उसको समाप्त किया है गलत जीएसटी लगाकर और नोटबंदी करके। 76% खुदरा व्यवसाय जो था, जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा मूल आधार था, उसका चाहे कितनी बार ये सरकार बना ले, उसको कोई अर्थशास्त्री जस्टिफाई करे ना करे, पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर एक चाय वाले को आपने 2 महीने के लिए उसके धंधे को बंद कर दिया, तो वो पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि वो रखे हुए पैसे से उसने पूंजी खत्म कर ली। या तो वो गांव वापस लौट गया, वो लेबर, मजदूर, मिस्त्री जो घर में 500 की नोट तो उसको पर डे नहीं मिल रही होगी लेबर को, पर उसका वो व्यवसाय टूट गया, उसका पैसा आने का जो सिलसिला था वो खत्म कर दिया। और वो सिलसिला इन्होंने खत्म किया और उस ईश्वर ने नाराज होकर कोरोना फैलाया। और कोरोना संभाल पाने में माननीय राहुल गांधी जी ने जो उनको सतेया था, उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगा ये कोरोना, तो प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, इनके स्वास्थ्य मंत्री ने मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने बहुत पहले इनको सचेत कर दिया था। देश के एक जिम्मेदार लेकिन जनता ने नहीं स्वीकार किया। चलिए, अर्थनीति से अविनाश जी, जिस गलत अर्थनीति को विपक्ष बता रहा है, लेकिन जनता में तो बहुत समझदार लोग हैं। जनता भी तो अब जानती है कि क्या करना है, उसे किस तरीके से स्वीकार करना है, किसको और किसको अस्वीकार करना है। बड़ी बात यह है, जब जीडीपी की बात की जाती है, अन्य देशों से जब तुलना की जाती है, तो इस वक्त तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो काफी सुदृढ़, काफी बेहतर है। अगर हम अन्य देशों की तुलना की बात करें, चाहे पड़ोसी मुल्क की बात करें, वहां पर कैसे हालात है ये सब जान रहे हैं। इस चीज को भी कहीं ना कहीं समझना होगा। मुझे बोलना जी अविनाश जी। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी, आपने सही कहा। अगर हम जीडीपी के हिसाब से बात करें तो वैश्विक स्तर पे हम बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि
प्रति व्यक्ति आय में उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हो रही जितना कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं देश की। तो ये दोनों अलग बात है, लेकिन हाँ इतना है कि हम वैश्विक स्तर पे भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि मनमोहन सरकार ने करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया था। सभी इसे स्वीकार करते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्हीं की सरकार थी जिन्होंने गरीबी रेखा के लिए जो आज का स्तर है उससे घटा के बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया था, आंकड़ों के हिसाब से, कागज पे। एक बात। दूसरी बात, अगर उनकी अर्थनीति को दुनिया ने तारीफ किया तो क्या आज उनकी अर्थनीति को उनके अपने ही पार्टी के लोग क्या तारीफ करते हैं, क्या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता समय समय पर ये बयान देते रहते हैं कि उस समय जो उदारवाद को आत्मसात किया गया था वो एक मजबूरी के तहत उठाया गया कदम था, ना कि वो उन्होंने जानबूझकर उसको ऐसा किया था। हालांकि चाहे वो मजबूरी में उठाया गया कदम हो या किसी और तरीके से, लेकिन वो एक बहुत ही फायदेमंद तरीका था। हमने जो वैश्वीकरण को आत्मसात किया उसी की देन है कि जो हिंदू ग्रोथ रेट जो 3% के आसपास हमारे देश की ग्रोथ रेट हुआ करती थी वो 10% प्रति वर्ष के तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई और हमने और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और उसके बाद जब दोबारा मनमोहन सिंह की सरकार आई, जब प्रधानमंत्री बने, तो आप ये भी देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से कम हो गई थी, और यहाँ तक कि 2014 के आसपास 12-13 के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई थी, बेरोजगारी दर बिल्कुल। इस अर्थव्यवस्था में कई बार उतार चढ़ाव भी साफ तौर पर देखे गए। मैं आऊंगा अविनाश जी आपके पास, मैं समझूंगा। समीर जी जरा मैं आपके पास आ रहा हूं। अर्थव्यवस्था को लेकर के बात की, अन्य देशों से तुलना की भी बात की, लेकिन बड़ी बात यह है, अगर मैं विपक्ष के तौर पर अगर आपकी भूमिका की बात करूं, क्या आप लोगों की सुनी नहीं जा रही है? क्या सत्ता पक्ष सुन नहीं रहा है? क्या विपक्ष की आवाज ये आप लोग पहुंचा नहीं पा रहे, या अब ये जनता भी ये सर्च स्वीकार कर ले कि हाँ इसी महंगाई इसी तरीके से क्रम बढ़ता रहेगा और हमको इसी में सरवाइव करना है? आलोक जी, जिस दिन जनता ने ये स्वीकार कर लिया उस दिन इस देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक दिन होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सरकार को अपनी जो दिक्कतें हैं उससे जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता की प्रॉब्लम से प्रभावित होने की बजाय जनता को उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने पे अगर मजबूर कर रही है, तो ये इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही सैड है। क्योंकि देखिए, अगर कहा जाता है कि जैसे सभी भी जितनी भी डिबेट चली उसमें बात हुई, और विकास जी ने जो बात उठाई कि अगर 80 करोड़ लोग को अगर सिर्फ राशन के दम पे, जो सरकार से राशन मिल रहा है उसके दम पे अगर वो जीने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसी पे जी रहे हैं, तो फिर ये इस देश को किस तरफ हम ले जा रहे हैं? क्योंकि 80 करोड़ जनता बहुत एक इम्पोर्टेंट एक रेशियो हो गया इस देश की पॉपुलेशन का। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से अगर विकास की बात हो रही, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ बहुत विकास की बात करते हैं, लेकिन जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो वो जितने भी प्रदेश हैं उसमें जो रैंकिंग आती है उसमें कुछ 19th नंबर पे आते हैं, महज कुछ 4.5% की जीडीपी के साथ। तो अगर विकास हो रहा है तो विकास दिख क्यों नहीं रहा? विकास हो रहा है तो विकास किन पैमानों पे हो रहा है? अगर विकास हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है कि जब विपक्ष सदन में सवाल उठाता है कि किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च हुआ, तो पता चलता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को अगर मिला लें तो 50% तक भी उन्होंने अपना बजट एग्जॉस्ट नहीं किया है। लेकिन तो समीर जी, अगर हम वर्तमान के हालात और परिस्थितियों को लेकर के बात करें, आपसे ही मेरा सवाल समीर जी, अन्य देशों में जो हालात हैं, एक बोरी के लिए किस तरीके से वहां पर गेहूं के लिए लोग लंबी लाइनों में लगे, जो हालात हैं उनको देखते हुए अगर तुलना करें तो हम कहीं ना कहीं बेहतर हैं कि नहीं है? देखिए आलोक जी, अगर हम बाकी देशों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम बहुत सारी चीजों पे कंपैरिजन करने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि ये वो पैरामीटर्स हैं कि जब अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, अगर हम बात करते हैं जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया किसी भी पैमाने पे, किसी भी डेवलपमेंट इंडेक्स में 100 के नीचे नहीं है रैंकिंग में। तो अगर हम वो इंडेक्स पे बात करेंगे तो फिर हम इंडेक्स पे बात करेंगे।
कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था हम जिस तरह से हम चल रहे हैं, अगर हम एक कृषि प्रधान देश हैं, तो अगर हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इस देश की आर्थिक स्थिति देखें, अगर हम देखें कि किस तरीके से आज़ादी के बाद हम सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर पे आज खड़े हुए हैं, अगर हम देखें कि कैसे कोरोना काल के बाद से कई समय तक अगर हम बात करें, कई क्वार्टर्स में जो हमारे देश का जो इन्फ्लेशन है वो जो आरबीआई की परमिसिबल लिमिट्स हैं उसके बाहर रहा है। तो अगर हम ये सब पैरामीटर्स को जांचें तो देखें कि क्या हम नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, और उसके सारे पैरामीटर हमारे सामने हैं। और एक बात जो अभी डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे थे, जो हमारे साथ जो शास्त्री जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने बात करी, तो वो बहुत सही बात है कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि सब्सिडी ना दी जाए, तो सब्सिडी ना दी जाए, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, अगर आप सप्लाई बढ़ा देंगे, तो आपको ये दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सरकार जो सबसे अहम मुद्दा है, वो मुद्दा यही है कि अहंकार की सरकार हो चुकी है, जनता की सुन नहीं रही है। सारे और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की नहीं सुन रही, और यही विपक्ष कई बार उठा चुका है। देखिए, आप देखिए विपक्ष को आप लोग साथ लेके नहीं चल रहे हैं, ये बड़ी शिकायत है, और सुन नहीं रही, और अहंकार तो क्या। देखिए, इन सब चीजों को लेकर के अगर मैं क्लब करूं तो 2024 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2024 से पहले निकाय चुनाव है, तो ये सब भी चीजें फतह करनी है। और अब देखिए, महंगाई इस कदर बढ़ रही, तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? यहां पर भी डिमांड और सप्लाई जैसे ही कुछ हालात हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट जो है जनता ने दिया है, विपक्ष ने नहीं दिया है, तो हम जनता को साथ में लेकर के चल रहे हैं, जनता के हित के लिए योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं, और हम उसके लिए संवेदनशील हैं और सजग हैं। बार बार कुछ विपक्ष के लोग फासिस्ट की बात उठाते हैं। आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी को 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था, जनता ने उनके नाम पर मोहर लगाई, 14 में जिताए, उसी तरह उसके बाद 19 के भी चुनाव में भी वो लोकतांत्रिक ढंग से चुन करके आए, पहले 273 सीट लेकर के आए, इस बार 300 सीट लेकर के आए। तो ये फासिस्ट बात कहाँ के आ गई? इस फासिस्ट तो सोनिया गांधी के पिताजी थे, जो मुसोलिनी की सेना में थे। भाई, फासिस्ट अगर कहना तो उनको कहना चाहिए। हमने कौन से यहाँ भारत के देश में फासिस्ट चीजें लगा दी हैं? आप जो हमें इस तरह की बातें आप कहते हैं, क्या डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके नहीं आए हैं? या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके नहीं आए हैं? 2017 में भी चुन के आए, 22 के चुनाव के पहले भी इस तरह पूरा एक साल तक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। नहीं, अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो प्रोपेगेंडा फैलाता है क्या? चलिए विकास, जरा इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जल्दी से। देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय मोदी जी का है, उसने स्पष्ट किया है कि मार्च 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर घट के 7% रहने का अनुमान है। भारत ने 2021-22 में 8.7% का जीडीपी ग्रोथ प्रदर्शन किया था। ये तो इनका खुद का डिपार्टमेंट बता रहा है, प्रवक्ता जी कुछ और बोल रहे हैं। जीडीपी की जिस तरीके से गिर रही है, ये तुलना करते हैं छोटे छोटे देश का, जिसका नाम लेके वोट लिया है इन्होंने। ये पाकिस्तान का नाम लेके वोट मांगते हैं। अरे आप जो है जनमानस को बताते हैं जीडीपी, आप सारा विकास मॉडल, अर्थशास्त्र का विकास मॉडल पाकिस्तान, अफगानिस्तान का बताते हैं, नेपाल का बताते हैं, और राज करना चाहते हैं विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले भारत पर। आज वाटा के लिए मौजूद नहीं, ये बताइए विकास जी, मुद्दा महंगाई है या मुद्दा जाति को लेकर के जो चुनाव के पहले उठता है? अभी आपके सामने, ठीक है, मुझे आप बताइए। नहीं, अभी आपके सामने एक महान नेता के बारे में क्या टिप्पणी, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं डिबेट को डिरेल करने का। जनता के मुद्दे से हमेशा कुत्सित प्रयास करना इनका षड्यंत्र सिखाया गया है। आरएसएस बीजेपी के कार्यालयों में केवल षड्यंत्र सिखाया गया है कि जनता के मुद्दे को डिरेल कैसे किया जाए। हम तो नेहरू जी को, इंदिरा जी को फांसीवादी नहीं कहते हैं सर। हम जनता के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। महंगाई से कैसे निजात मिल सकती है, इस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि किसके कार्यकाल में महंगाई बढ़ी और किसके कार्य में नहीं बढ़ी। कोई भी सरकारें आई, हमने वो दौर भी देखा था जब इस तरीके से आज वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने वो विरोध करती थी महंगाई को लेकर के। मुद्दा मैं बार बार कह रहा हूं वो नहीं है, बात इस पर होनी चाहिए, चर्चा इस पर होना चाहिए कि इस बढ़ती महंगाई से निजात कैसे मिलेगी। मैं एक बार राजनीतिक दलों के पास ना आकर के मैं आर्थिक विश्लेषक अविनाश चंद्र जी के पास आ रहा हूं। अविनाश जी, मुझे आपसे दो चीजों को लेकर के जरा समझना है। एक तो आर्थिक नीतियों को लेकर के किस तरीके से, और एक जो डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के, जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं लगातार, उसको लेकर के जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी आलोक जी,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सरकार का काम क्या होता है। सरकार का काम होता है एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पे लोग खुद से एक्सचेंज करें, वस्तुओं का, सेवाओं का, ज्ञान का आदान प्रदान करें, और एक उसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। सरकार का काम इतना है कि वो उनकी निगरानी करे जिससे कि कोई किसी के साथ गैर कानूनी तरीके से उसका हक ना छीन सके या उन पर दबाव ना डाले। एक चीज। अब इस हिसाब से देखिए तो सरकार ने पिछले कुछ सालों में, अगर मैं पिछले कार्यकाल की बात करूं, तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसमें आप देखेंगे कि 100 से 63 नंबर पर पहुंच गई है, हमारा देश पहुंच गया है। और सरकार की ये कोशिश है कि हम आने वाले जब भी हमारी सूची अगली जारी हो तो हम 50 विश्व के 50 ऐसे देशों में हो शुमार हो जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था हो, यानी कि हमारे यहाँ लोग व्यापार कर सकें, हमारे यहाँ आसानी से उस व्यापार को शुरू करें, संचालित करें और लोगों को रोजगार दें। लेकिन अविनाश जी, ये सवाल अगर मैं सरकार से करूंगा तो G20 का देखिए अभी मुझे उदाहरण दे दिया जाएगा फिर। जी नहीं, बिल्कुल, तो उसमें कौन सी क्या ही खराबी चल रही है, तो मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं इसलिए समर्थन करूंगा क्योंकि सरकार सरकारी कंपनियों में विनिवेश कर रही है, विकेंद्रीकरण करने का काम कर रही है। और जैसा कि अभी बार बार बात होती है कभी हैप्पीनेस इंडेक्स की, देखिए वैश्विक स्तर पे जब कोई एक इंडेक्स तैयार होता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चनर में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी कंट्री को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। अगर हम देखें हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो श्रीलंका की रैंकिंग जो थी वो इंडिया से कहीं आगे थी हैप्पीनेस इंडेक्स में। अभी बताइए श्रीलंका का क्या हाल चल रहा था। तो हमें कुछ चीजों पे वैश्विक ठीक है, हम उससे हमें ये आकलन करने का मौका मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें जो जमीन पे जो काम हो रहे होते हैं उससे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार फैसिलिटेट कर रही है, सरकार लोगों को चाहे स्टार्टअप स्टैंडअप के तहत या मुद्रा योजना या और सारी चीजों के तहत लोगों को खुद से आगे बढ़ने और रोजगार मांगने वाला बनने की बजाय रोजगार देने वाला बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस हिसाब से सरकार सही डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन मेरा ये सभी पार्टियों के, जिसमें भी मैं राजनीतिक कमेंट नहीं करूंगा, मैं एक अर्थशास्त्री के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि देखिए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सभी लोग इससे परेशान हैं। संसद के बाहर सारे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने की बात होती है तो जो विपक्षी जो दल हैं उनकी सरकारें दूसरे राज्य में हैं वो पीछे हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके आय का साधन वो है। तो ये कहना कि भाई एक केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं ये भी बार बार कहूँगा कि जो जितनी चीजें की जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, चाहे सरकार की तरफ से या फिर विपक्ष की। चलिए, जो नहीं हो पा रही है उन पर कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है। जी समीर जी, कुल मिलाकर अविनाश जी ने जो की, चाहे वो लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है, अगर रोजगार है तो उनके स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं, कुछ चीजें ट्रैक पे तो आ रही कम से कम। जी आलोक जी, देखिए अगर सरकारी आंकड़ों की हम बात करें, जैसे कि अगर अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ही बात करें तो सरकारी आंकड़ा फिर ये भी कहता है कि कुछ 10,000 MSMEs जो हैं, जो 10,000 जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं वो बंद हुए हैं 2016 से लेकर 2022 तक, जिसमें से 96% तो सिर्फ 2019 और 2022 के बीच में ही बंद हुए हैं। तो अगर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसमें आप कह लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो सरकार है, सरकारी आंकड़े हैं वो कभी, अगर आप पहले कोविड की बात करेंगे, फिर अभी जो आपका जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है उसकी बात करेंगे, लेकिन जब अगर किसी और पहलू पे बात हो रही होगी तब आप इन सबको एकदम निगेट कर देंगे कि ये फैक्टर्स नहीं है। तो देखिए सबसे जो बड़ी दिक्कत जो समाजवादी पार्टी है, जो विपक्ष उसको समझ में आती है, वो है इन जो सरकारें चल रही, चाहे केंद्र की हो चाहे जो केंद्र सरकार हो, उसकी नीयत और नीति की दिक्कत, नीतियों में जो अभाव है। चाहे हम देखें कि किस हड़बड़ी में जिस तरीके से जो आपका डिमोनेटाइजेशन किया गया, या फिर जो जीएसटी आया, अगर हम देखें तो जीएसटी आने के बाद 5 सालों तक या अभी भी अगर हम देखें तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं कि वो अब जो सीएस होते हैं उनको भी अभी तक एकदम फुल प्रूफ नहीं आइडिया होता है कि बहुत अहम सवाल का जवाब जल्दी से मैं, उसके बाद हो गई नियत की, क्योंकि नियत सिर्फ सवाल का जवाब मैं प्रशांत जी से लेना चाहूंगा। सिर्फ सरकार बनाना या चुनाव जीतना वोटों लेने के नहीं होना चाहिए। जिनसे आप वोट ले रहे हैं उनकी सहूलियत भी ध्यान में रखें। आप ये ना कहें कि वोट देने के बाद आप ये कहने की जरूरत ना पड़े कि महंगाई ऐसी चीज है जिससे हम सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठ रहे हैं, सीधी सी बात है।
डिमांड और सप्लाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और लगातार किया जा रहा है कि प्रचार बस किया जा रहा है, यानी कि जमीनी हकीकत कुछ और है, आंकड़े कुछ और है और किताबों में कुछ और है, पेपरों पे कुछ और है। सरकार की नीति नियत में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार पूरा अच्छी रीत से काम कर रही है। और जो विपक्ष आज, जैसे अर्थशास्त्री महोदय ने बताया कि ये पेट्रोल डीजल पे सवाल उठाते हैं, आज पेट्रोल सबसे भारत में कहाँ महंगा है? 117 रुपए राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में 96 रुपए है। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो वहां नहीं बोलते हैं। तो इनके दोहरा रवैया इन लोगों का है। अपने राज्य में आप पहले करके दिखाइए, जो आपका स्टेट का जो टैक्स आप ले रहे हैं उसको आप कम करके दिखाइए। भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट कम है, कांग्रेस शासित राज्यों में अधिक है। तो आप स्वयं पहले अपने गिरेबान में झांकिए, उसके बाद दूसरों पे आरोप लगाइए। और देश सुरक्षित हाथों में हमें उसकी पूरी जिम्मेदारी है। और इसी वजह से हमारा हर 1-2 साल में कोई न कोई हमारा सेमीफाइनल बता करके चुनाव होता रहता है। और हर चुनाव में हम जनता में वोट देने का काम करती है। 22 के चुनाव के पहले ऐसे हुआ, उसके बाद बाई इलेक्शन इतने हो गए फिर, लेकिन ये हर बार आती है बात सेमीफाइनल होती है। 19 के चुनाव में भी सबसे बड़ा उन्होंने गठबंधन किया था देश का सपा बसपा का, क्या रिजल्ट रहा? आप 5 की 5 सीटों में रह गई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 2 से 1 सीटों पे आ गई। तो ये सब चीजें जनता के बीच में नहीं चलने वाली है। आप सोशल मीडिया में अच्छा विकास जी, लगातार कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण दिया है जब पेट्रोल की कीमतों को लेकर के, तो भाई छत्तीसगढ़ में भी जरा एक नजर डाले जाते, वहां की सरकार ने तो जीएसटी में स्लैब में परिवर्तन करके किस तरीके से वैट घटा करके जनता को राहत दिए। आप लोगों के पास भी तो बताने के लिए बहुत कुछ है, सवाल पूछने के लिए। देखिए राजस्थान का भी पेट्रोल का रेट बता देना। हाँ, छत्तीसगढ़ का भी पूछ रहे थे, राजस्थान का तो आपने बता दिया ना। भारतीय जनता पार्टी के पास अब मैसेज जा चुका है भारतीय जनता पार्टी का कि इस देश को लूटने वाली पार्टी है। और ये जो कुतर्क है इनको बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। और अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, जहां पश्चिम बंगाल में 1 सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, वहां 1 सीट मिल गई। जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस से अलग होकर पीएस संगमा जी की पार्टी थी, वहां पर ये मिलकर चुनाव। अरे बात तो सुनो, मेघालय नागालैंड में चुनाव हुए, आप कितने राज्य बता रहा हूँ ना, धैर्य तो रखो। क्या बताएंगे वहां पे? आप यही तो कहेंगे कि आपने लोकल पीएस संगमा की जो पार्टी जो कांग्रेस से अलग पहले आपकी सरकारें होती थी, आप तो नहीं जीत पाए। अरे भैया सुन लेते मेरे बाबू, जहां आप सरकार बनाए हुए थे जिसके साथ मिलके, उसने आपको लात मार के निकाल दिया और आप 1 सीट नहीं जीत पाए हैं वहां पर। उसी कांग्रेस से अलग हुआ जो संगठन जिसको आपने तोड़ा था, उसने आपको वहां से भगा दिया। हमारी सरकार बनी है। त्रिपुरा में हमारे पास एक भी विधायक नहीं था, वहां 6 हो गए। महाराष्ट्र की 30 साल से जो सीट हम हार रहे थे वो जीत गए। दिल्ली में जहां आपका कब्जा होता था, वहां से आपको लात मार कर दिल्ली की जनता ने भगा दिया। आप गुजरात में केवल चुनाव जीत रहे हैं, जहां पर आपने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को पाला पोसा है। भाई सारे राजनीतिक दल, सुनिए मेरी बात सुनिए, राजनीतिक दल अपने अपने हित की बात करेंगे सरकार बनाने की, तो जनता के हित को लेकर के कौन बात करेगा? आप राजनीतिक दल 24/7 चुनावी मोड में क्यों रहते हैं? जनता के हित की बात कौन करेगा, कब करेगा? अविनाश जी, सवाल ये कि जनता के हित को लेकर के हमें इस समय बात करनी चाहिए ना, ताकि आम जनमानस को, आम जनता को इस बढ़ती महंगाई से निजात मिले। और जो नया फाइनेंशियल ईयर जिस तरीके से शुरू हुआ है, उस वो में महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। इस चीज को भी मैं जरा समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, आम जनता को राहत देने की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि सब्सिडी दे दो, जो कि ये लॉन्ग टर्म में ये सक्सेसफुल नहीं होता है। आप सब्सिडी देते रहेंगे और एक दिन आप पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी देशों के जैसे फेल हो जाएंगे, फेल कंट्री बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप सब्सिडी देते रहेंगे, आपके पास इनकम की क्या सोर्सेज रहेंगे? तो तरीका ये होता है, आम जनता को अगर आप राहत देना चाहते हैं तो उसको नैसर्गिक तरीके से दीजिए। नैसर्गिक तरीके से मतलब क्या कि वहाँ पे छूट हो लोगों को, लोग व्यापार करें। ठीक है, एक लाइन की बात करिए। भाई कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाश जी आपसे सवाल करना चाहते हैं, मौका दिया जाए। चलिए अगला सवाल का जवाब दे दीजिए। जी ठीक है, हाँ पूछिए। आपके पास तथ्य होगा जल्दी से, संक्षेप में बहुत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आदमी जिसको लेकर अडानी, साफ साफ नाम ले लीजिए, एशिया और भारत में नंबर 1 है, लेकिन टैक्स देने के मामले में भारत में वो टॉप 15 में भी नहीं है। और आम आदमी से 1 किलो आटा दाल का पैकेट खरीदेगा तो उससे जीएसटी वसूल लेंगे। जो आप सत्संग दे रहे हैं
ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी अरे के भैया, अडानी का दिमाग तक सबसे बड़ा पहुंचाइए। investment तो देखिए, जो मैं आपका जवाब चलिए जल्दी से बिना किसी का नाम लिए अविनाश जी मैं चाहूंगा बस जनरल वे में आप इस सवाल का जवाब दें। ठीक है, सुनेंगे अविनाश जी को सुनेंगे। आपने प्रश्न पूछा है, मैंने तो जवाब दिया। आज आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि जीएसटी सिर्फ एक तरीका है। इससे पहले आप वैट देते थे, इसके अलावा और टैक्सेस। ठीक है, विपक्ष समझने की कोशिश करे थोड़ा सा। अब आपने एक्सपर्ट से सवाल किया, पूछिए तो सुनिए जी। जीएसटी लेंगे, मर जाने पर कोरोना काल में कफन पे जीएसटी लेंगे, महिलाओं से जो उनका नेपकिन पैड लगता है उस पे जीएसटी लेंगे जी। पूजा पाठ के भगवान राम के नाम पे वोट लेते हो, पूजा पाठ के सामग्रियों में जीएसटी लोगे, कौन सी चीज पे जीएसटी नहीं ले रहे हैं? और यानी कि अब भाई कांग्रेस कहना चाहती है कि घूम फिर के आप टैक्सों को रूप में लेकर के जीएसटी के रूप में आप ले ही लेते हैं टैक्स कहीं ना कहीं। आप आधार और पैन को अगर लिंक करने का 21 मार्च तक था, उस पे भी 1000 रुपए सरकारी ले रहे हैं, वसूल रहे हैं। आम जनता की गर्दन दबा रहे हैं। चलिए एक फाइनल कमेंट पे चाहूंगा जल्दी से जी। ठीक है, समीर जी ये बताइए। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट। समीर जी, कुल मिलाकर के अब आप लोग विपक्ष में किस तरीके से आवाज उठाएंगे अपनी एक फाइनल कमेंट में आपसे भी, ताकि आम जनता को, आम जनमानस को राहत मिल सके इस बढ़ती महंगाई से? आलोक जी, विपक्ष समाजवादी पार्टी, क्योंकि अगर हम वैसे देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट साल और ये फाइनेंशियल ईयर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये अगर हम देखें तो ये लोकसभा का भी फाइनल ईयर। तो अगर लोकसभा का फाइनल ईयर तो भारतीय जनता पार्टी तो वही करेगी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। थोड़ा सा चुनाव और पास आ जाने दीजिए, तो जो अभी जो हमारे अर्थशास्त्री जी हैं ये जो बोल रहे थे, इसके अगेंस्ट सब कुछ जाएगा। इसके अगेंस्ट कुछ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए सब्सिडी भी दी जाएंगी। सब्सिडी की वादा तो एटलीस्ट किया ही जाएगा। कई सारी चीजें और इस तरह से करी जाएंगी जिससे जो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी नुकसान होगा, लेकिन कुछ हद तक जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है वो करने में भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल हो जाएगी और तब इस देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुद्दा है सिर्फ 2024 का चुनाव जीतना, और यही समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष का यही सिर्फ एक एम है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो जनता की आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है वो पट्टी हटाना है, और जनता को जो दिक्कतें हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सब जनता के सामने लेके किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे, वो भी आम जनता को साथ लेकर के। देखिए, आम जनता को ही सबसे ज्यादा करारी चोट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आर्थिक रूप से अगर पंगु किया है, अर्थव्यवस्था को चौपट किया है और लोगों की जेब पे डाका डाला है, वो आम जनमानस ही है। रहा सवाल झूठ 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 चिल्ला चिल्ला के जो झूठ बोला जा रहा है, जो नियामक संस्थाओं की जिस तरह चुप्पी है, हजारों करोड़ रुपया जो लूटा गया है, उस सच्चाई को हम जनता के बीच में बताते रहेंगे। गलत जीएसटी हम भी लाना चाह रहे थे, पर जनता को लूटने वाली जीएसटी और नोटबंदी का जो षड्यंत्र आपने किया है, उसमें प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को लेकर के मेरा एक सवाल प्रशांत कुमार उमराव जी से, एक दर्शक हैं राज सिंह, उन्होंने एक सवाल कहा कि पूछिए सरकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कब जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा ताकि जनता को सहूलियत हो सके, राहत मिल सके। एक बहुत अहम सवाल का जवाब जल्दी से। जी देखिए, जब जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य उस पे स्वीकार कर लेंगे तब लागू किया जाएगा। दूसरी बात, अरे मीटिंग इतनी जीएसटी का स्लैब को लेकर, जीएसटी का हजारों बार तो स्लैब परिवर्तन हो चुका है, फिर राज्यों को जीएसटी से जो बांट मिलता है, सुन लेंगे। प्रशांत जी अपनी बात रखिए ताकि जिन्होंने सवाल पूछा उनको जवाब मिल जाए। हाँ, और दूसरी बात, कांग्रेस अडानी पे सवाल उठाती, भूपेश बघेल गहलोत जी आकर, मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप बात रखिए, आप रखिए जी। अडानी को जी, आपका क्या प्लान है जल्दी से फौरी राहत मिल सके? अपने आड़ में क्यों अडानी को छुपा के बैठे हुए जी, आप भी अगर जनहित के मुद्दे उठाएंगे तो जनता आपको भी सर स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस के लिए भी एक सलाह आई है। ठीक है जी, चलिए आप अपनी बात पूरी करिए, मैं चाहूंगा प्रशांत जी। जी मैं कह रहा हूं कि ये व्यापारी में सवाल उठाते हैं, दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भूपेश बघेल जी ने और गहलोत जी ने वहां पे बेईमानी छोड़ दीजिए और जनता के मुद्दे पे जनता के बीच में जाइए, बना रहे हैं, झूठ बोलना। चलिए, मैं आज की डिबेट का ठीक नहीं है, सबसे अहम मेहमान अविनाश जी से चाहूंगा। अविनाश जी, कुल मिलाकर के आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए या क्या सलाह देना चाहेंगे, चाहे वो आम जनता को लेकर के हो, पक्ष को, विपक्ष को, या फिर आर्थिक जानकारों को, या फिर राजनीतिक दलों को? जी बस।
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। हमारे यहाँ वो चीजें नहीं होनी चाहिए जैसे कोई किसी एक सिस्टम में, किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक मंत्रालय ने रातों रात कोई कानून बना दिया, कोई नियम लेके आ गए, कोई घोषणा कर दी और उससे कर दिया। रात में 12 बजे जीएसटी लागू किया था। जी मैं बता रहा हूँ, आधी रात को जीएसटी लागू किया, पूरा देश चौपट कर दिया। और कांग्रेस ने उसका विरोध भी किया था उस वक्त। जी चलिए अविनाश जी को सुन लेंगे। सबकी बात नहीं कर रहा जी, मेरी बात सुनिए। जैसे कई देश हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब अगला बजट आना होता है तो वहाँ पे अर्थशास्त्रियों से, विषय विशेषज्ञों से चर्चा की जाती है, बात की जाती है कि हमें इतना इनकम चाहिए इन मदों में खर्च करने के लिए, क्या किया जा सकता है, और वहाँ पे लोग सुझाव देते हैं, बहुत सारी चर्चा पर चर्चा होती है। हमारे देश में क्या ये ट्रेंड है आजादी के बाद से कि हम उसे एक छिपा के, एक रहस्यमयी तरीके से अचानक से आके हम बजट सेशन वाले दिन बॉम्ब फोड़ते हैं और एक्सक्लूसिव बात बताते हैं कि हमने इस पे टैक्स बढ़ा दिया, इस पे घटा दिया, इस पे कर दिया, और वो सिर्फ अपनी मर्जी से, जिसमें कई सारी चीजें निहित होती हैं, उसमें पॉलिटिक्स भी निहित होती है उनकी, आगामी अगर चुनाव है तो क्या फायदा मिलेगा, और बाकी और चीजें तो रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, अच्छा हो कि यहाँ पे हम सारे लोग, विषय विशेषज्ञ भी हों, विपक्ष के नेता भी हों, आर्थिक विशेषज्ञ दुनिया भर के भी हों। देखिए आपकी सलाह से सब आज आप पूरा एग्री हैं, आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। समीर जी आपका, विकास जी आपका भी, अविनाश चंद्र जी आपका भी, प्रशांत कुमार उमराव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जिस तरीके से बढ़ती महंगाई को लेकर के तमाम सारे सुझाव भी आए, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह कि आम जनता को आखिर इस बढ़ती महंगाई से कब निजात मिलेगी।